Well, so now the first thing we'll learn is zeroth law of thermodynamics. কি বলে? नेचर और कुछ हाँ? नेचर और कुछ Nature. सिस्टम में सपोज ए एंड बी और वो एडियाबैटिक बॉल से सेपरेटेड है और एक सिस्टम सी है वो डायथेटिक बॉल से सेपरेटेड है तो ए और बी सेपरेटली सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में पर अगर उस एडियाबैटिक बॉल को ए और बी के बीच में एडियाबैटिक बॉल को उसको डायथेटिक बॉल से नहीं करने का भी जरूरत नहीं है. एडियाबैटिक वॉल रहेगा तब भी ए और बी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ठीक है. So it just says in very simple terms, even if you don't introduce the adiabatic diathermic walls also, it just says that if you have two separate systems which are separately in equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with respect to each other. Okay, so write this down. Zeroth law of thermodynamics states that if there are two systems that are in thermal equilibrium separately with a third system, that are in thermal equilibrium separately with a third system, then they are also in thermal equilibrium with respect to each other. मतलब मान लो A और B दो आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं. ठीक है. They are obviously separated by a what wall? Adiabatic wall, right? Adiabatic wall. मतलब इन दोनों के बीच में A और B के बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता. ठीक है. और नीचे एक डायथर्मिक वॉल है. This is a diathermic wall and उसके नीचे एक सिस्टम रखा हुआ है C. A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो बोल रहे हैं कि even if there is no connection between A and B, still you can say from zeroth law of thermodynamics that A or B are also in thermal equilibrium with respect to each other. Is that clear? अच्छा, अब मुझे बताओ एक चीज कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दोनों का हीट फ्लो नहीं होगा. दोनों के बीच में टेम्परेचर सेम हो जाएगा. टेम्परेचर सेम. हाँ. राइट. इंटरनल थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है एक बॉडी दूसरा बॉडी के अंदर हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा. रिमेंबर, नेट हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, हीट एक्सचेंज बंद नहीं होता है. जितना हीट एनर्जी A से C में फ्लो करेगा उतना ही हीट एनर्जी C से A में फ्लो करेगा. So that is why they will reach a equilibrium. Is that clear? And obviously, of course, you can say that the temperature of A will be equal to temperature of C. So thermal equilibrium का direct मतलब है temperature equal. ठीक है. थर्मल इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट मतलब है क्या? टेम्परेचर इक्वल है दोनों बॉडी. इज दैट क्लियर? समझ में आया zeroth law of thermodynamics? अच्छा. अब before we go into jump into first law of thermodynamics, I want to tell you very important thing. You know that's so right क्या? ये बीच वाला एडियाबैटिक वॉल था. एडियाबैटिक वॉल और ये था. अच्छा, अब एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को समझना है. क्या इंपॉर्टेंट चीज समझना है? देखो, तुम लोग अभी बोले हमको मुझे कि थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ये B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब इन लोगों का इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। एक बी का इंटरनल एनर्जी जितना है उतना ही रहेगा, सी का इंटरनल एनर्जी जितना है उतना ही रहेगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या एक्सचेंज कर सकते हैं एक बॉडी दूसरा बॉडी से? वाया वाया हीट एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली एक बॉडी दूसरा बॉडी को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो उसका मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है ना, तो वो पूरा मॉलिक्यूल्स उठा के दे देना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर, तो उसके लिए मास ट्रांसफर करना पड़ेगा। मास ट्रांसफर अगर हुआ तब इंटरनल एनर्जी तुम ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है तब इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी वाया ट्रांसफर होता है। मतलब एक बॉडी में इंटरनल एनर्जी है हायर टेम्परेचर, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी। सो हीट एनर्जी क्या करेगा, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में फ्लो करेगा। जब एक बॉडी से दूसरा बॉडी में फ्लो करेगा तो फर्स्ट बॉडी का इंटरनल एनर्जी घट जाएगा और सेकंड बॉडी का इंटरनल एनर्जी। सो कैन आई से दैट टेम्परेचर इज अ direct function of internal energy? So this is one fundamental thing you need to keep in your mind. कोई बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज करेगा मतलब उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करना ही पड़ेगा। So you can say temperature is the external manifestation of internal energy. क्यों? हम लोग तो अंदर जाके इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते ना, लेकिन बाहर से कैसे समझेंगे उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया है? By looking at its टेम्परेचर। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज किया तो उसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा ही, कंपलसरी। ठीक है, राइट दिस डाउन। टेम्परेचर अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट जस्ट पॉज, जस्ट गिव इट अ पॉज। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये इंटरनल एनर्जी जहां लिखे थे वहां पर एक लाइन लिख लोगे छोटे से, जस्ट जहां पर इंटरनल एनर्जी लिखे थे, इंटरनल एनर्जी जहां पर लिखे थे, देखो जहां पर इंटरनल एनर्जी लिखे थे, हीट के बाद ही इंटरनल एनर्जी लिखे थे, वहां पर एक स्टेटमेंट सिर्फ लिख लो, टेम्परेचर इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या है? बॉडी का इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है या नहीं वो हम लोग बाहर से देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो कौन बताएगा मुझे कि इंटरनल एनर्जी चेंज किया? नहीं। सो टेम्परेचर बाहर में देख के हम लोग को समझ में आएगा कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज किया। Is that clear? Clear to all of you? So now you are ready to dive into the most important law of this chapter, the first law of thermodynamics. क्या बताता है? Right, it's a conservation of energy principle. It's a calculator. It doesn't know physics. Yes. First law of thermodynamics को physics के बारे में कुछ पता नहीं है. It is simple mathematics. उसका काम है इक्वेट करना, एनर्जी इक्वेशन बनाना. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. क्या प्रोसेस है नहीं है वो कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ एनर्जी को इक्वेट कर देगा. क्या 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 ये हमने लॉ थर्मोडायनामिक्स का, तो कहाँ का है? तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिस्ट्री का. हाँ, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल तो हम लोग सब जगह में यूज करते हैं ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम लोग सब जगह में पढ़े हैं ना. इससे पहले फिजिक्स में भी तो पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. समझ में आया? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बेसिक रूल. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ thermodynamics. Write this down. States that whenever some heat energy is supplied to a system, some heat energy is supplied to a system, a part of it changes the internal energy
of the system, changes the internal energy of the system, changes the internal energy of the system, and the other part may perform some mechanical work. Other part may perform some mechanical work. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम लोगों के पास एक सिस्टम है और हम लोग उस सिस्टम को बाहर से कुछ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, we are supplying some heat energy Q to the system, तो वो अंदर जाके दो काम कर सकता है. रिमेंबर, कर सकता है, इट इज नॉट नेसेसरली करेगा. दो काम कर सकता है. एक उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करवा सकता है, यू नो, U represents the internal energy और डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और क्या कर सकता है? मैकेनिकल वर्क कर सकता है. ठीक है. सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज Q is equal to delta U plus expression is Q is equal to delta U plus W. ठीक है. For small changes you can write dq equal to du plus dw. Q क्या है? Heat supply. Heat supply और मे बी withdrawn also, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन वो हीट चेंज है. ठीक है. डेल्टा U is the change in internal energy and W is work done. W is work done. Is that clear? सिर्फ ये जानने से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि समझने के लिए कि सिस्टम हीट एनर्जी ले रहा है या सराउंडिंग को दे रहा है, या वर्क हम लोग कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर या सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, ये समझने के लिए एक साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है. साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि हीट जा रहा है उसके अंदर या वो हीट एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है, तो वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा. राइट. तो इसीलिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन बनाए. क्या साइन कन्वेंशन? पॉजिटिव या नेगेटिव होगा. राइट. हीट एनर्जी के लिए, फॉर हीट के लिए क्या? हीट flowing from surrounding to system is positive. मतलब in very short terms, absorbed is equal to positive. मतलब सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, उसको मिल रहा है हीट एनर्जी, मतलब हीट पॉजिटिव होगा. राइट. और यूज करेगा तो नेगेटिव. Absorb implies Q is positive and heat flowing from system to surrounding is negative. मतलब release implies Q is negative. Heat released मतलब Q is negative. केमिस्ट्री का और फिजिक्स का थोड़ा कन्वेंशन में डिफरेंसेस है. तो सबसे बहुत थोड़ा कन्वेंशन. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. हाँ राइट. तो उसमें हाँ उसका कन्वेंशन और इसका कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अलग है. बट इफ यू स्टिक टू एनी वन साइन कन्वेंशन यू कैन सॉल्व एवरी सम. लेकिन अगर साइन कन्वेंशन में उल्टा उल्टा करोगे तो सारा बिक जाएगा. ठीक है. बी वेरी केयरफुल. और किसके लिए चाहिए साइन कन्वेंशन? वर्क के लिए. फॉर वर्क
is done by the system, then it will be ठीक है, positive. ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी वे है समझने का, वो है चेंज इन वॉल्यूम. इफ Vf is greater than Vi, इसका मतलब क्या है? फाइनल Final volume is ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम. तो मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन? एक्सपेंशन. राइट. expansion. Implies expansion implies W is positive. Expansion के लिए work done is positive. And if Vf is less than Vi, that implies contraction, that implies work done is negative. ये वाले वर्क को हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम बोलते हैं, Work done against. बाय द सिस्टम और ये वर्क को हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम. वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता है, या तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम करेगा या तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम करेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. मतलब तुम बोल रहे हो वो एक्सपैंड भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, ये क्या बात हुआ? फाइनल कुछ एक चेंज होगा ना, मान लो अंदर बीच में ड्यूरिंग द चेंजेस वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर लिया, लेकिन फाइनल चेंज हम लोग देखेंगे कि फाइनली वो फाइनली एक्सपैंड किया या फाइनली कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे. समझ में आया? साइन कन्वेंशन समझ में आया सब लोगों को? अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग को अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अभी शुरुआत में हम बोले कि ये आइडियल लॉ है. आइडियल लॉ है मतलब रियल लाइफ में हम लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत नहीं है. कुछ पैरामीटर्स गलत हो जाएगा, कुछ पैरामीटर्स नहीं, कुछ प्रोसेसेस रियल लाइफ में फिजिबल नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, मैथमेटिकली वो करेक्ट है. इज दैट क्लियर? सो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ सीखने से नहीं चलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या टाइप ऑफ चेंजेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. ये हो गया सब लोगों का, बोर्ड का काम खत्म. राइट दिस डाउन. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिखा है. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process is the way thermodynamic process is the way which is taken by a system which is taken by a system to change its state, मतलब एक सिस्टम अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ठीक है, मतलब किस तरीके से, क्या कांस्टेंट रखा है, क्या चेंज कर रहा है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, अब जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, सारा प्रोसेसेस का दो मेथड हो सकता है, मतलब सारा चेंजेस का दो मेथड हो सकता है. एक है स्लो मेथड, बहुत स्लो मेथड, और एक है क्विक मेथड. ठीक है, स्लो मेथड जो होता है वो रिवर्सिबल मेथड होता है, और क्विक मेथड जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक एक करके समझते हैं. राइट दिस डाउन. Thermodynamic processes are classified into two types.
thermodynamic processes are classified into two types. क्या two types? Reversible process and irreversible process. Reversible process and irreversible process. Irreversible process. ठीक है? So थर्मोडायनामिक प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, जिसका दो टाइप बोल रहे हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है irreversible. So what's a reversible process? सर जो एक एक स्टेप लेके चलेगा, मतलब जिसमें मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं है। नहीं, मैकेनिकल हीट एनर्जी ऐसा ट्रांसफर हो पॉसिबल सकता है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पर वो लेकिन इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा। हाँ, लेकिन वो बहुत स्लोली करेगा ताकि सिस्टम को इनफ टाइम मिले इक्विलिब्रियम रीच करने। हाँ, ज्यादा स्टेप्स में करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम रीच करने का टाइम मिलेगा। जैसे एक प्रॉब्लम बताते हैं, क्यों हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सारा चीज तो इक्विलिब्रियम होता है, डिसइक्विलिब्रियम कहां होता है, पहले समझो डिसइक्विलिब्रियम कहां होता है। रिमेंबर द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस वी डिस्कस्ड। हाँ, अब गैस इसके अंदर भरा हुआ है, सब जगह में है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो तुम कहीं से भी गैस का सैंपल उठा लो, उसका डेंसिटी सेम होगा। ठीक है, अब अगर तुम ये पिस्टन को बहुत धीरे धीरे नीचे उतारो, बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर नीचे उतारने के लिए 1 घंटा टाइम लगा दिया, ठीक है, हाँ, उससे भी धीरे होना पड़ेगा। ঠিক আছে, এটা তো আমি एग्जांपल দিলাম, এটাও ইয়ে নয়, ইকুয়ালি মানে রিভার্সিবল। হ্যাঁ, ऑल रियल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, सब रियल प्रोसेस इरिवर्सिबल। ठीक है, हम लोग सिर्फ आइडियल प्रोसेस करेंगे तो हम लोग सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही करेंगे। ठीक है, लेकिन सो रियल प्रोसेस में सब में चेंजेस होगा। अब देखो, अगर इसको जल्दी से उतार दी, मतलब मान लो 2 सेकंड में इसको यहां से यहां लेके आ गए, इरिवर्सिबल क्यों इरिवर्सिबल क्यों होगा? सर क्योंकि मतलब उसको ना मैकेनिकल एनर्जी, कुछ मैकेनिकल एनर्जी तो उसमें बॉल में चला जाएगा, कुछ लेकिन हीट में आ जाएगा, तो थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये जैसे ही नीचे सडनली हम लोग उतार देंगे, क्या होगा, यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल स्कैटर्ड था ना, वो एक साथ एक जगह में जमा हो जाएगा और उसका डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगा और यहाँ पर डेंसिटी अलग होगा। सो ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? एक ही सिस्टम के अंदर एक जगह में ज्यादा डेंसिटी, एक जगह में कम डेंसिटी, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स सेपरेट होने का कोशिश करेंगे। तो ये जो हुआ ना, दिस इज कॉल्ड अ इनसाइड कंप्रेशन, मतलब अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही एक पार्ट ऑफ द गैस गेट्स इनसाइड कंप्रेस्ड। तो कोई भी चीज जब इनसाइड कंप्रेस्ड होता है ना, तो उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रहने के लिए कम जगह दे रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही जोर से वाइब्रेट करने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स इक्विलिब्रेटिंग, जब वो एनर्जी लूज करते रहता है। तो मतलब क्या, एक सिस्टम है, उसके अंदर ही एनर्जी चेंजेस होता रहता है, तो हम लोग उसको एक सिंगल सिस्टम का नाम नहीं दे सकते हैं, तभी ये बन जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया ना? तो अगर हम लोग बहुत धीरे धीरे उतारेंगे, तब विल गिव एनफ टाइम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू इक्विलिब्रेट, तो वो सडन कंप्रेशन नहीं होगा और वहां पर एनर्जी चेंजेस भी कुछ नहीं होंगे। समझ में आया ना? तभी हम लोग उसको इक्विलिब्रियम स्टेप्स बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेप्स मतलब वहां पर कोई एनर्जी चेंजेस हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? ताकि रिवर्सिबल प्रोसेस बोले बोले ऐसे, जस्ट राइट दिस डाउन। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर when a process takes place through infinite equilibrium steps, then
then it is called a reversible process. ठीक है सर? This is called reversible process. Reversible process. Here, if the process is reversed, then there is no disturbance created in the system or surrounding. In the system or surrounding. In the system or surrounding. इसीलिए इसे रिवर्सिबल बोला जाता है. मतलब अगर वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, उसको अगर हम लोग वॉल्यूम कंप्रेस करवाते हैं तो वो एग्जैक्टली अपना ओरिजिनल स्टेट में लौट के जाएगा. मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होगा. लेकिन अगर वो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यू लूज सम एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड अदर प्रोसेसेस. डिसइक्विलिब्रियम में इंटरनल एक्सपेंशंस के कारण वहां पर भी कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो नेट एनर्जी लॉस विल बी ग्रेटर. तब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में ही एनर्जी लॉस होगी. एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है? नाउ राइट दिस डाउन. नेक्स्ट वन, इरिवर्सिबल प्रोसेस. When a process takes place through some finite non-equilibrium states. When a process takes place through some finite non-equilibrium steps, then it is called irreversible process. Then it is called irreversible process. ठीक है? Here, if the process is reversed, then there is a net change. Created either to the system or to the surroundings, or both. Either to the system or surroundings or both. मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? सिस्टम या सराउंडिंग या दोनों में ही थोड़ा सा चेंज फाइनली बच जाएगा. वो सिस्टम को तुम सोच रहे हो कि तुम वापस अपना ओरिजिनल स्टेट में लेके आ गए, लेकिन वो एक्चुअली आता नहीं है. बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस दे आर फुल्ली रिवर्सिबल. मींस तुम उसको प्रॉपर्ली अपना ओरिजिनल स्टेट में लेके आ सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस टू द सिस्टम और सराउंडिंग. इज दैट क्लियर? इट लुक्स अ लॉट theoretical because इसमें से I know 90% of the student doesn't understand it. क्या हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फर्क क्या हुआ? ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो कुछ समझ में फर्क नहीं आया. ठीक है, कि क्या चेंज हो जाता है फिर क्या नहीं चेंज होता है. Obviously when you do numericals at higher level, because we don't have any irreversible processes, हम लोग कोई irreversible process नहीं करेंगे. जितना भी प्रोसेस करेंगे सारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब आइडियल प्रोसेस है. सो इसलिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर. ऑलराइट? हाँ, रिवर्सिबल मतलब हम लोग सारा प्रोसेस जो करेंगे सारा रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे. मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चेंजेस हुआ था बैकवर्ड डायरेक्शन में सारा रिवर्स चेंजेस होता रहेगा और कुछ नहीं. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है और इसीलिए हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेके आना पड़ा. सो विल बी डूइंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेटर. पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो सीखे इसका एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा. मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है वो तो समझे, उसका टाइप्स भी समझे, अब उसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग को करना पड़ेगा. ठीक है? सो नेक्स्ट वी आर डूइंग सम
Here it says examples of thermodynamic processes. ठीक है, क्या examples है? First example is isoporic process. ठीक है, Temperature very constant. नहीं, right. Isoporic process is the first example of thermodynamic process. Thermodynamic process का first example. ठीक है? What is the isoporic process? Isoporic process is where volume remains constant. Means delta V equal to how much? Change in volume is तो एक चीज बताओ, अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है तो क्या हम लोग बता पाएंगे उसका वर्क कितना हुआ? राइट, बिकॉज वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. तो अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो वर्क डन इज ऑलवेज जीरो. सो इन आइसोपोरिक प्रोसेस वर्क डन प्रॉब्लम बढ़िया बे ये जो তুমি একটা বাড়িতে ফোন করে দাও তাহলে. আচ্ছা ঠিক আছে. So isoporic process হচ্ছে when volume remains constant, that is delta V is 0 and obviously the work done is 0. क्यों work done 0 क्यों होता है? P into delta V होता है ना, तो अगर delta V का वैल्यू 0 हुआ तो P into delta V भी 0. Yes or no? पहले वर्क डन का 0. ऑलराइट, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता था हम लोग को? फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है हम लोगों को? Q is equal to अब W यहाँ पर कितना है? So therefore Q is equal to, इसका मतलब क्या है? जितना हीट एनर्जी तुम सप्लाई करोगे सारा ही इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा. ठीक है, ये इन रियल लाइफ पॉसिबल है, इट इज नॉट एंटायरली इम्पॉसिबल. रियल लाइफ में कोई भी चीज को हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका टेंपरेचर राइज करता है, एंड टेंपरेचर इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना जरूरी नहीं है. जैसे दूध को गर्म जब करते थे फिर बॉयल थोड़ा देर पहले, हाँ राइट, तब तक हीट एनर्जी वो रिसीव कर रहा है विदाउट एनी एक्सपेंशन. सो इसलिए इट इज ओनली चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, मतलब उसका टेंपरेचर चेंज कर रहा है. मतलब से एक्सपेंड के वर्क डन हुआ ना. राइट, एक्सपेंड करेगा तो वर्क कम होगा. ऑलराइट, अच्छा अब एक चीज तुम लोगों को समझना पड़ेगा. रिमेंबर कैलोरीमेट्री में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किए थे, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है पर यूनिट मास. राइट, सिमिलरली गैसेस के लिए हम लोग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं वो होता है पर यूनिट मोल, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is defined as the heat supplied per unit mole per unit change in temperature. Is specific heat capacity, specific molar specific heat capacity. उसको हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्पेसिफिक कैपेसिटी को, और कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को. इज दैट क्लियर? सो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? C is equal to Q by N into delta T. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और delta T is the change in temperature. change in temperature. तो कौन सा स्केल सेल्सियस है क्या? केल्विन सब सेल्सियस मत ला देना. सो Q is equal to हम लोग क्या बोल सकते हैं? NC into T delta T. NC into delta T बोल सकते हैं, हाँ या ना? राइट,
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी आ गया। ओ यही सिलसिला चलता रहेगा सारा जीवन। हाँ सर फोड़ना पड़ेगा, समझ में आया? तभी सर के अंदर से सारा बुद्धि बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन ये है कि जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तब वॉल्यूम क्या रहता है? ये डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग C के नीचे एक छोटा सा V लगा देते हैं, ठीक है? और उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको CV से रिप्रेजेंट किया जाता है। C के नीचे एक छोटा सा V सबस्क्रिप्ट। और सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है CV, तो उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, CV एंड CP। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक ही गैस है, सेम गैस, उसका टेम्परेचर चेंज भी सेम ही किया जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसका कुछ अलग वैल्यू आता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसका कुछ अलग वैल्यू आता है। ऐसा क्यों? नहीं, यूनिट कुछ नहीं, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो वो स्पेसिफिक हीट के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? वो चीज माने स्पेसिफिक हीट वो चीज के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? इट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल ना। हम लोग कैलोरीमेट्री में क्या किए थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पर तो मटेरियल सेम दे रहे हो लेकिन बोल रहे हो दो अलग अलग सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफरेंट है। हाँ तो कहते কি হয়েছে नंबर ऑफ मोल्स तो মাসেরই রিপ্রেজেন্টেটিভ, মাস যত বেশি হবে নাম্বার অফ মোলস তত বেশি হবে, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो समझने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। सिर्फ यहां पर ध्यान रखो ये Q जो है ये कौन सा सिचुएशन में हो रहा है? तो ये Q के लिए जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? NCV डेल्टा NCV डेल्टा, ठीक है? ये Q को हम लोग NCP डेल्टा टी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। तो यहां पर Q W है ना, सॉरी डेल्टा U है ना, सो देयरफॉर डेल्टा U को भी हम लोग डेल्टा टी बोल सकते हैं, ठीक है? देखो सिंस दिस प्रोसेस इज ओनली चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, तो इसलिए हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को NCV डेल्टा टी बोल सकते हैं इफ नॉट मेंशन्ड अदरवाइज। मतलब अगर कोई दूसरा तरीके से इंटरनल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया हुआ है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनी केस। कोई भी केस में गैसियस सिस्टम अगर होता है और वहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और तुमको अगर पूछा जाएगा कि कितना उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, you can directly use this formula NCV delta T. Although we derived it from a specific process, but you can use it in other processes also. Is that clear? So this is the formula for change in internal energy. Then लिख रखा change in internal energy, NCV delta T, right? अब ये डिफरेंस समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वाला प्रोसेस करते हैं आइसोबारिक। So the next process is isobaric process. So you can understand directly from the name. Bar means pressure. So isobaric process means P is equal to constant. तो यहाँ पर
फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम लोग Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W उसके जगह में P डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वर्क डन विल बी सिंपली P इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम चेंज करो प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द वर्क डन, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? हाँ या ना? अब जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? We all know that for ideal gas PV equal to NRT NRT. nRT हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है, तो जितना वॉल्यूम चेंज करेगा उसके साथ साथ टेम्परेचर भी प्रोपोर्शनली चेंज करेगा। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि P डेल्टा V इज इक्वल टू NR delta T. क्योंकि और दूसरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। मान लो हम लोग दो सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रखे हैं आइसोकोरिक, और दूसरा में प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं आइसोबारिक। वहां पर वॉल्यूम एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखें। सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या तुमको दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डालना पड़ेगा? दोनों का टेम्परेचर इनिशियल स्टेट में सेम है, दोनों का वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में सेम है, सारा प्रोसेसेस, सारा सिचुएशंस आइडेंटिकल है। इसका इनिशियल स्टेट, इसका इनिशियल स्टेट एकदम आइडेंटिकल है, लेकिन फाइनल स्टेट में इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग वॉल्यूम एक्सपैंड करने नहीं दे रहे हैं, इसमें हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हैं। Will they need same amount of heat energy for the same change in temperature? क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? टेम्परेचर तो सेम ही चेंज करवा रहे हैं, सिस्टम भी तो आइडेंटिकल है, तो क्यों अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए होगा? सर एक प्रेशर अटैक कर रहा है वॉल्यूम, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सिर्फ पैरामीटर अलग होने से ही हो जाएगा, कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी तो रहेगा उसमें। तो एक्सपेंशन अलाउड है, मतलब वर्क डन अलाउड है। तो फर्स्ट केस में वो कोई वर्क नहीं कर रहा, जो एनर्जी तुम दे रहे हो वो सिर्फ उसका क्या चेंज करवा रहा है? इंटरनल एनर्जी। लेकिन सेकेंड केस में उसका इंटरनल एनर्जी भी उसे चेंज करवाना पड़ रहा है, प्लस वर्क भी करवाना पड़ रहा है। वर्क चेंज बोले जो है ना। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हड़प करो কথা শুনে মনে পড়লো, बहुत सारा बुक में तुम लोग देखोगे ये लिखा हुआ है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दिस इज स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। सर W तो ऐसी चीज ही डिस्प्लेसमेंट है, W और Q में कोई डेल्टा नाम का चीज नहीं होता है। D हो सकता है, स्मॉल वैल्यूज के लिए हम लोग D यूज कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा यूज नहीं होता है। डेल्टा सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, पाथ वेरिएबल्स के लिए डेल्टा, कीप दिस इन योर माइंड। बहुत सारा इंडियन बुक है जिसमें तुमको ये देखने को मिलेगा कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दैट इज इटसेल्फ डेफिनेशन वाइज रॉन्ग। Q का डेल्टा बोल के कुछ नहीं हो सकता है। हीट चेंज मतलब पहले इतना हीट था, अभी इतना हीट है, रख सकते हो हीट को? तो फिर हीट का चेंज का मतलब क्या हुआ? यू कैन नॉट कंटेन अ हीट, राइट? यू कैन कंटेन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का इनिशियल फाइनल हो सकता है। हीट का इनिशियल फाइनल क्या है? हीट का ऐसे फ्लो, राइट। सिमिलरली वर्क का भी इनिशियल फाइनल बोल के कुछ नहीं होता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज हुआ हाँ उसके हिसाब से वर्क हुआ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो पाथ वेरिएबल्स का डेल्टा नहीं होता है, डी होता है। क्यों? क्योंकि डी इज स्मॉल वैल्यू, स्मॉल चेंज होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वेल, सो इज दैट क्लियर? ये याद रखना, कभी चेंजेस नहीं होता ऐसा, राइट? डोंट एवर राइट दिस without even। अच्छा, नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव CVR/CP? CVR/CP दो क्यों अलग अलग है, समझ में आया? क्योंकि सेम टेम्परेचर चेंज हम लोग करवा रहे हैं,
एक में सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, दूसरे में इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है प्लस Watt. वर्क। तो अगर प्लस वर्क करेगा तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, हाँ या ना, राइट? तो बता सकते हो सीपी और सीवी में कौन बड़ा होगा? CPC. बिकॉज वो ज्यादा एनर्जी ले रहा है, ज्यादा काम भी कर रहा है ना, इसलिए ज्यादा एनर्जी ले रहा है। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन है कि सीपी और सीवी के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए क्या? सर अभी ना बोल रहे थे तो रिलेशन तो होना ही चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये Q जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस का सेम नहीं है, ये तो समझ में आया? ये Q ग्रेटर है, ठीक है? सो ये Q को हम लोग लिख रहे हैं N Cp डेल्टा T। यहां पर जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है दैट इज N Cp डेल्टा T, व्हाई? बिकॉज़ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और यहां पर जो डेल्टा U हो रहा है, आई टोल्ड यू कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा U इज ऑलवेज N Cv डेल्टा T। सो N Cv, और ये जो P डेल्टा V है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो सारा साइड में से n डेल्टा t कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, और देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन ले सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी कॉमन। CP equal to CV plus R. Right. This is the relation between Cp and Cv. Okay? So this is called Mayer's equation. इसे हम लोग Mayer's equation बोलते हैं। Mayer's equation. So Mayer's equation is a relation between molar specific capacity under constant pressure and molar specific capacity under constant volume. And obviously it depends upon the ideal gas constant. You know what's the value? 8.314. 8.314 joule per mole per Kelvin per mole। ठीक है, SI यूनिट्स के लिए हम लोग 8.314 लेंगे, और 0.0821 होता है लीटर एटमॉस्फेयर के लिए। हाँ, तो वो भी लिख रखो, कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ जरूर है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है? इज दैट क्लियर? चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपने क्या बोला? कौन सा? वो आइसोकोरिक और आइसोबार के लिए। हाँ, वही समझा रहे थे कि आइसोकोरिक में क्या हुआ, कोई वॉल्यूम चेंज तो नहीं हुआ ना, नहीं, तो जो हीट एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। मतलब उसमें Q सिर्फ ये वाला पार्ट कर रहा था, और इसमें Q जो सप्लाई कर रहे हो वो ये वाला पार्ट भी कर रहा है, और अच्छा ये वाला पार्ट भी। तो इसमें ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगा ना हम हाँ, लोग को, इसीलिए Cp is greater than Cv। अच्छा So you can clearly understand from here Cp is greater than Cv because Cp equal to Cv plus R। Clear? Is this clear to all of you? हो जाए ऐसे? P डेल्टा V भी यूज होगा इसीलिए। राइट राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों के पास दो और प्रोसेसेस है, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक है एडियाबेटिक प्रोसेस, लेकिन we don't have enough time for that, we'll be doing it next class, but next class I'll be asking questions from whatever we have been done today। ठीक है? ये